Hello dear students, welcome on my YouTube channel। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस क्लास में हम हमारे जो टेंसेस चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। पहले की क्लास में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो टाइप है उनमें से जो फर्स्ट टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसके यूजेस, उसके स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसका सेकेंड टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके स्ट्रक्चर, इसके यूजेस पढ़ेंगे भाई आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे। आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लासेस जो आप देखते हैं उनको लाइक भी करें। आपको भी अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें बताइए क्लासेस कैसे बन रही हैं। कोई इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस होता है, इसके जो आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं, पहचान के जो वर्ड हैं वो देखिए। नाउ होता है, दीज होता है, दीज डेज, नाउ ए डेज, स्टिल, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट। ये जो होते हैं ये इस टेंस की पहचान के वर्ड होते हैं। पहचान के वर्ड मतलब आपको क्या होगा, ऐसा ये जो टेंस मिलेगा सेंटेंस में उसमें ये पहचान के वर्ड देखने को मिलेंगे। इससे आपका अंदाजा लग जाता है 50% 60% इसमें कंफर्मिंग कौन सा टेंस होना चाहिए। फुल श्योरिटी नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल में भी आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ सकते हैं, पास्ट में भी आ सकते हैं, लेकिन आप एक डिसीजन बना सकते हैं कि हाँ इसमें इस टेंस की वर्ब यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अंदाजा लगाने के लिए है कि इसमें कौन सा टेंस यूज होगा। ये कभी भी जरूरी नहीं होगा कि ये वर्ड आएंगे तो हमेशा ही ये आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वो सेंटेंस के सेंस पे भी डिपेंड होता है अभी, किस सेंस में किस वे में बात कही जा रही है उसके अकॉर्डिंग भी इसका मीनिंग डिसाइड होता है। तो बेसिकली आपको ये याद तो रखने हैं। नाउ है, दिस डेज है, नाउ डेज, स्टिल, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, एट दिस टाइम, ये जो है इसकी पहचान के वर्ड है। ये जो टेंस है इसका बेसिकली यूज किस वे में बताएंगे हम, कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी एक्शन ऑन गोइंग सिचुएशन में है, चल रहा है वर्तमान में, क्या है वो, चल रहा है। इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं भाई। एक तो ऐसे स्पीकिंग के टाइम, स्पीकिंग के टाइम भी वो क्या हो, ऑन गोइंग हो, चल रहा हो। ऐसे एक्शन जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, तो मैं कह सकता हूं आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। आप पढ़ रहे हैं तो आप कह सकते हैं वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग, यानी जिस समय बात बोली जा रही है उसी टाइम पे क्या हो रहा है, वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक तो सीधा सा ये है। एक कुछ इसका ऐसा भी होता है कि हम जिस समय बोल रहे हो ना उस समय हो सकता है वो काम जारी नहीं है, बोलते टाइम जारी नहीं है, लेकिन वो जो ड्यूरेशन है प्रेजेंट टाइम की, प्रेजेंट टाइम की क्या है वो ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में वो काम जारी हो सकता है। जैसे मान लो आप खाना बना रहे हैं, आप कहोगे कि आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग द फूड। अब फूड ऐसा तो है नहीं कि वो तुरंत तैयार हो गया आपके बोलते ही, ऐसा नहीं हुआ ना, वो प्रोसेस है। ये प्रोसेस पे डिपेंड है भाई, किस पे डिपेंड है, प्रोसेस पे, कि लॉन्ग ड्यूरेशन में हो रहा है या शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले और शॉर्ट ड्यूरेशन वाले दोनों ही एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं उनको बताने के लिए कौन सा टेंस प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मेरा पढ़ाने का, आपको टीचिंग कराने का काम हो सकता है आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, खत्म हो जाएगा ये।
ठीक है, आप खाना बना रही हैं, 10 मिनट में 15 मिनट में खाना बन जाएगा आपका। लेकिन कुछ ऐसे काम है, मान लो आप अपना घर बना रहे हैं, तो घर बनने में तो हो सकता है महीने 2 महीने लग जाए। लेकिन जब से आपने घर बनाना शुरू किया, जब तक नहीं बन गया तब तक आप यही कहेंगे कि हम घर बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं। हाँ, वी आर मेकिंग होम, वी आर मेकिंग अवर होम, हम अपना घर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टिंग भी बोल सकते हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन काम। अब मान लो आप कोई कहानी लिख रहे हैं, आप कोई कहानी लिख रहे हैं। अब कहानी ऐसा तो है नहीं कि आप पहले दिन बैठे उसी दिन आपने कंप्लीट कर दिया। कोई नोवेल लिख रहे हैं, एक दिन में कंप्लीट नहीं होने वाले काम है ये। लेकिन वो तो प्रेजेंट में ही रहे हैं, आपने क्या छोड़ा है उसको, अधूरा ही छोड़ा है अभी। कंटिन्यूअस का मतलब है काम अभी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इस टेंस में क्या दिखाई जाती है, कंप्लीटनेस नहीं होती है। क्या नहीं होती है, कंप्लीटनेस नहीं होती है। इसमें काम को क्या दिखाया जाता है, कॉन्टिन्यूस दिखाया जाता है। कॉन्टिन्यूस यानी वो जारी है, बोलते टाइम या प्रेजेंट टाइम में क्या है, काम जारी नहीं हुआ है। इनकम्प्लीटनेस को शो करता है ये। कोई भी एक्शन होगा उसकी क्या करता है ये, इनकम्प्लीटनेस, यानी काम अभी प्रेजेंट टाइम में जारी है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब देखते हैं इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होंगी और मेन वर्ब कौन सी यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें बी की फॉर्म यूज होती है। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कॉन्टिन्यूस का। किसका, कॉन्टिन्यूस टेंस का। सिंपली कॉन्टिन्यूस का बता रहा हूं, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या है, बी प्लस आई एन जी फॉर्म, बी प्लस आई एन जी फॉर्म। ये फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस का। कभी भी आपको कॉन्टिन्यूस टेंस की बात होगी तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। कौन सा स्ट्रक्चर, ये बी प्लस आई एन जी फॉर्म। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे टेंस का क्या होता जाएगा, नाम पड़ता जाएगा। जैसे कंटिन्यूस के कितने टेंस होते हैं भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये तो होता है पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर, ये तीन ही तो होते हैं भाई, टेंस तीन ही तो होते हैं। और इन तीनों के अलग अलग टाइप हो जाएंगे। ये प्रेजेंट सिंपल भी होगा, ये पास्ट सिंपल भी होगा, फ्यूचर सिंपल भी होगा। वैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होगा, ये पास्ट कंटिन्यूस भी होगा, ये फ्यूचर भी, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब जो हमने बी वाला फॉर्मूला लिखा है, बी प्लस आई एन जी फॉर्मूला, तो मेन वर्ब तो इस कंटिन्यूस टेंस में हमेशा क्या रहेगी, आई एन जी फॉर्म। मेन वर्ब तो हमेशा क्या रहने वाली है, आई एन जी फॉर्म। ये बी वाली फॉर्म जैसे जैसे बदल जाएगी ना, वैसे वैसे इस टेंस का नामकरण हो जाएगा। अब ये फॉर्म कैसे चेंज होगी देखिए, बी की प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म है भाई, एक तो बी खुद हो गई है, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट है। आपको टेंस की जो पहली क्लास हुई थी उसमें बता दिया था कि बी खुद क्या है, नॉन फाइनाइट फॉर्म है। प्रेजेंट टेंस में इसकी तीन फॉर्म होती है, इज, एम एंड आर। इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, आर प्लूरल के लिए होता है, और एम आई के साथ सब्जेक्ट कौन सा होगा, आई। ओके, तो ये प्रेजेंट टेंस में कौन सी होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। पास्ट टेंस में कौन सी है इसकी, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। साथ में आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी पढ़ रहे हैं। देखिए, आपको बी की फॉर्म चेंज करनी है। अब बी की बेस फॉर्म जानते हैं आप, उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है। उस बी की फॉर्म को चेंज करते जाओ और आपके टेंस का नाम चेंज होता जाएगा। कैसे, जैसे ये बी थी, ये बी है, यहाँ पे बेस फॉर्म लिखी है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलना है हमें टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट, कौन सा टेंस बोलना है, प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, इस बी को किस में चेंज कर देंगे, इज, एम, आर। तो कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट। फिर इस बी को हटा देंगे, इस बी की जगह इन तीनों में से यूज करेंगे।
ठीक है। अगर हमें क्या करना हो, पास्ट कंटिन्यूस बोलना हो, तो इस बी वाली जो फॉर्म है, इस बी की जगह क्या यूज करेंगे हम, वॉज एंड वर, और मेन वर्ब हमेशा इसमें क्या रहेगी, आईएनजी फॉर्म। आई कि नहीं भी बात समझ में आपको? फॉर्मूला एक याद रखो आप कंटिन्यूस टेंस का, कौन सा, ये बी प्लस आईएनजी वाला, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें ये जो बी है ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें ये आईएनजी है, ये मेन वर्ब है। इस बी की फॉर्म को हम जैसे चेंज करेंगे इज एम आर में, इज एम आर, आगे लिख देंगे आईएनजी फॉर्म, तो टेंस का नाम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अगर हम इस बी की फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, बी की फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे, वोज एंड वर में, तो टेंस का नाम हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या नाम हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो, फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, फ्यूचर टेंस में शैल और विल तो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये तो फ्यूचर टेंस को शो करेंगी। उसके बाद में सीधा लिख देंगे हम बी प्लस आईएनजी फॉर्म, तो क्या बन जाएगी हमारी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब देखिए, ये बेस फॉर्म में क्यों यूज की हमने, क्योंकि जब हम वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसी कोई फॉर्म नहीं है जो फ्यूचर टेंस के लिए क्या हो, यूज हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये सेल और विल मॉडल, पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये हेल्पिंग वर्ब नंबर एक है, और ये बी है हेल्पिंग वर्ब नंबर टू। अब ये बी क्यों आई है, क्योंकि जो मॉडल्स होते हैं ना उनके बाद में हमेशा क्या आती है, बेस फॉर्म। क्या आती है, बेस फॉर्म। तो ये बी प्लस आईएनजी का फॉर्मूला सीधा आप सेल विल के बाद में रख दोगे, तो कौन सा टेंस बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, तो ये हमने क्या देख लिया अभी इसका, जो कंटिन्यूअस टेंस है सारा देख लिया हमने कंटिन्यूअस। आगे जब पढ़ेंगे पास्ट फ्यूचर वाला, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब स्पेसिफिक हम जिस टेंस को पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें आते हैं वापस। अब इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, ये बी प्लस आई एन जी तो क्या है, इसका फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्मूला है बी। अब इस बी वाली फॉर्म को हमने किस में चेंज कर दिया, देखो, इज एम आर प्लस आई एन जी ओ सी ए। ये जो असर्टिव सेंटेंसेस है ना, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उनका स्ट्रक्चर हो गया ये। किसका स्ट्रक्चर हो गया, पॉजिटिव सेंटेंसेस का। नीचे वाला ये है नेगेटिव सेंटेंसेस का। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी, और नेगेटिव का मतलब है इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या यूज होगा, नोट। मेन वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, आईएनजी फॉर्म। और बच गया ना, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल, वो आप वर्ब के बाद में लिखते हैं। जब हम इसका हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यस नो टाइप वाला, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। और नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के साथ में क्या ऐड कर देंगे, नोट। फिर बाकी फॉर्मूला वही है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओसीए जो भी बचा है, और लास्ट में क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव साइन। क्यों, क्योंकि सेंटेंस कैसा है अब हमारा, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। जो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाना है तो नोट, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओसीए। इनसे पहले हमें क्या लगाना है, कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड आपको बता रखे हैं कौन कौन से होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। इंग्लिश में जो डब्ल्यू एच वर्ड हैं जो मेनली यूज होते हैं, वो वोट से शुरू करते हैं। वोट, वाई, वेयर, वेयर, वैन, हु, whom, which,
हाउ कितने हो गए भाई, काउंट करो, 3 3 4 3 2 4, हाँ 6 7 8 8 हो गए हैं भाई। कितने हो गए ये, 8। एक और बच गए इनमें, वोट है, वेयर है, वैन है, वाई है, हु है, होम है, विच है, हाउ है। एक हुज और बच गया, हुज। ये तो मेन हो गए। अब ये जो हाउ वाला है ना, इससे और कई डब्ल्यू एच वर्ड बनते हैं। कैसे बनेंगे देखिए, हाउ वाले से और कैसे बनेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। हाउ है, हाउ से ऐसे बनेंगे डब्ल्यू एच वर्ड। हाउ से लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ फार। ये 3 4 और इससे बनते हैं हाउ से। ये मेन नहीं है, मेन वाले तो यही हैं। नो, कितने हैं ये, नो डब्ल्यू एच वर्ड हैं। नो डब्ल्यू एच वर्ड हैं, वोट है, वेयर है, वेन है, वाई है, हु है, हुज है, हुम है, विच है, हाउ है। मेन तो ये है, लेकिन इस हाउ से और भी बनते हैं। वो कौन कौन से, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब यहाँ पे दूरी नहीं है, कितना समय है ये, टाइम को बताने के लिए। हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी, या आपने मेरे लिए कितना इंतजार किया। हाउ फार, ये है दूरी को बताने वाला, कितना दूर। हाउ मच, मच जब मात्रा बतानी होती है ना भाई, मात्रा, मच से क्या बताई जाती है, मात्रा, क्वांटिटी। क्या बताई जाती है, क्वांटिटी। हाउ मैनी, हाउ मैनी से जब नंबर बताया जाता है ना, नंबर, संख्या, क्या बताई जाती है, कितनी। दोनों का, इसका हाउ मच का और हाउ मैनी का हिंदी तो होता है कितनी, लेकिन मच वाले में क्या बताई जाती है, मात्रा, और जो मैनी वाला है उसमें क्या बताई जाती है, संख्या। ये मेनली डब्ल्यू एच वर्ड है। तो इन डब्ल्यू एच वर्ड को आप क्या कर दो, इन डब्ल्यू एच वर्ड को आप हेल्पिंग वर्ब से, ईजेएमआर से पहले रख दो, तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। और अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट में क्या लगा दो आप, नोट लगा दो। और सब्जेक्ट में नहीं लगाना चाह रहे तो आप हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट करके लिख दो। जैसे इज है तो इज का क्या बन जाएगा, इजंट, इजंट ऐसे। आर है तो आर का क्या बन जाएगा, आरंट। लेकिन एम का एमेंट नहीं बनेगा, एमेंट बना दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। एमेंट कोई टर्म ही नहीं होता भाई। इज है, इज का कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म क्या होता है, इज, या तो आप लिखो इज या नोट, इज या नोट, ये सिंपल स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है तो ऐसे बनेगा, इजंट, इजंट। आर का ऐसे बनेगा, आरंट, आर का क्या बनेगा, आरंट, ये बनेगा। और एम का भी यही स्ट्रक्चर बनेगा। एमेंट बनाओगे ये गलत हो जाएगा, एमेंट क्या हो जाएगा, गलत, ये गलत है। एम का भी यही बनेगा, आर का भी यही बनेगा, और इसका होता है इजेंट। जब आपको क्या करना हो तब आएगा काम ये, जब आपको ये नोट यहां न लगा के, सब्जेक्ट में नेम लगा के साथ में क्या करना हो, इसके साथ में लिखना हो, तब ये। ओके, तो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर। अब देखिए एक एक दो दो सेंटेंस देख लेते हैं हम इनके। चलिए, असर्टिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। और ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप है भैया। यू आर लर्निंग, यू आर लर्निंग एट दिस टाइम। ये पहचान का वर्ड भी लगा सकते हैं साथ, एट दिस टाइम। मैं यहां लिख सकता हूं एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट,
एट दिस मोमेंट, कि मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं और आप इस समय पढ़ रहे हैं। काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, और बात जब बोली जा रही है उसी टाइम पे हो रहा है। और भी सेंटेंस बन सकते हैं ऐसे, सीता इज गोइंग टू स्कूल, कि सीता स्कूल जा रही है। ठीक है, 3 सेंटेंस हो गए। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा है ये। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है इसमें? सब्जेक्ट। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टीचिंग क्या है? मेन वर्ब। यू है ऑब्जेक्ट। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये है एडवर्बियल। क्या है इसमें? ये एडवर्बियल। तो अपना अपना जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, नोट लगाना है तो नोट हमने लगाया नहीं अभी इसमें, प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओसीए। ये बना के नहीं भाई, ओसीए में से कोई सा भी आ सकता है भाई, ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, सारे एक साथ भी आ सकते हैं, या इनमें से कोई एक भी आ जाए या कोई भी ना आए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेगेटिव वाला है इसमें क्या करना है आपको? नोट लगाना है। आई एम नोट टीचिंग यू एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। क्या कर दिया इस सेंटेंस में हमने? नोट ऐड कर दिया। सिंपल सेंटेंस है भाई। जब डब्ल्यू एच में नोट ऐड करना है ना, डब्ल्यू एच वालों में हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखना है, तब इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है। लेकिन सिंपल जो असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव है, उनमें ऐसे ही लिखा जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही आप बना लेना। मैं इंट्रोगेटिव का बता रहा हूँ, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसी सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे आप? देखिए, इंट्रोगेटिव में 2 टाइप के होते हैं। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं। पहला एचवी वाला, तो हम पहले एचवी से ही बनाएंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कहाँ लेके आएंगे? सब्जेक्ट से पहले। एम आई, नोट लगाना है तो नोट लगा देंगे। टीचिंग यू एट दिस टाइम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। और ये जो बाहर निकला है हेल्पिंग वर्ब, इसका हिंदी क्या होता है? क्या? क्या मैं तुम्हें इस समय पढ़ा रहा हूं? और नोट लगा के बोलेंगे तो क्या इस समय मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं? आगे ना बात समझे भाई? ऐसे बाहर निकाल के लाना। जब हम डब्ल्यू एच बनाएंगे इसका, तो डब्ल्यू एच किसी से भी बना सकते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आई एम, पहले पॉजिटिव लिख के बनाएंगे एक बार। पॉजिटिव सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अब इनमें से हमें जो भी जिस भी एलिमेंट के लिए क्या करना है, डब्ल्यू एच वर्ड लेके आना है। इस आई एम और टीचिंग के लिए तो आएगा नहीं डब्ल्यू एच वर्ड। वर्ब वाले पोर्शन को छोड़ के जिस भी डब्ल्यू वर्ड के लिए डब्ल्यू एच वर्ड लाना, उसके लिए आपको उसको जब बनाओगे इंट्रोगेटिव, तो उसमें रिमूव करना होगा इस वाली जानकारी को। कैसे? मान लो आप इससे बनाओगे, सब्जेक्ट से। क्वेश्चन आप किससे बना रहे हो? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट के लिए हु से बनेगा। जब सब्जेक्ट हमारा ह्यूमन बीइंग होगा, मनुष्य होगा, तब किससे बनेगा? हु से। और सब्जेक्ट हमारा जब क्या होगा? कोई वस्तु होगा, कोई विचार होगा, कोई थिंग है, ऑब्जेक्ट है, तब किससे बनेगा? वुड से। ऐसे ही सब ऑब्जेक्ट हमारा जब क्या होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? ह्यूमन बीइंग, तब हमारा जो सवाल है वो हुम से बनेगा। और जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? कोई वस्तु होगा, कोई विचार होगा, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो व्हाट से बनेगा। तो देखिए, ये तो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये भी ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट है।
ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं भाई, आपको बता दिए थे जब स्टार्टिंग की हमारी टेंस की क्लास हुई थी, कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी वस्तु विचार ऑब्जेक्ट के रूप में आता है ना, वो तो क्या बनता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कोई ह्यूमन बीइंग के लिए कोई वर्ड आता है, वो क्या बनता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ह्यूमन बीइंग के लिए अगर इससे सवाल बनाएंगे तो ये तो बनेगा होम से। किससे बनेगा, होम से। और नॉन लिविंग थिंग के लिए जब हम क्या बनाएंगे, नॉन लिविंग थिंग जो इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, उसके लिए इंट्रोगेटिव सवाल वोट से बनेगा। किससे बनेगा, वोट से। सब्जेक्ट से बनाएंगे तो सब्जेक्ट अगर ह्यूमन बीइंग है तो हु से बनेगा सवाल, और सब्जेक्ट अगर हमारा नॉन ह्यूमन बीइंग है तो वोट से बनेगा सवाल। माई क्लियर। चलिए बना के देखते हैं इनका। पहले हु से बनाते हैं। हु, हु आ गया हमारा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अब जो हु होता है ना वो सिंगुलर होता है, यहाँ पे तो एम यूज हुई हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के अकॉर्डिंग एम यूज होता है। लेकिन हु क्या है, सिंगुलर है। हु क्या है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है भाई, यहाँ पे ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगी, इज। हु इज, हु इज। आगे बोलो भाई, वो देखो स्ट्रक्चर देखो, आप लिख लेना इस स्ट्रक्चर को। डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या यूज करना हमें, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट तो हमने क्या कर लिया, हु को ही कर लिया, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे हम क्या बना रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। और सब्जेक्ट की जगह पे हम किसको लेके आ गए हैं, हु को। तो सब्जेक्ट तो इसी में शामिल हो गया, सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे, और नोट लगाना है तो नोट इसी में लगा देंगे। इज टीचिंग यू इंग्लिश, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। अब देखो, ये ये अंतर भी होगा, इसकी हिंदी को पढ़ो। हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, या कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा है, ऐसे हो सकता है। लेकिन जो हेल्पिंग वाले जो सेंटेंस होते हैं, उनकी जो हिंदी होती है, उनके स्टार्टिंग में सब में क्या आएगा, क्या, इनमें नहीं आएगा भी, उनमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। बन गया सवाल। अब इसी से हम क्या बनाए, दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से क्या बनाए, इन ऑब्जेक्ट वाले से डब्ल्यू एच वर्ड लेके आए हम। मान लो इंग्लिश से बनाना है हमें, तो इंग्लिश से कैसे बनाएंगे, वॉट इज आएगा या एम आएगा, बोलिए भैया आप। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था, आई था, आई था ना। तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग में क्या आनी चाहिए, वॉट एम आई टीचिंग यू, टीचिंग यू, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं। इस क्या किसके लिए है ये, क्या, इंग्लिश के लिए। और इंग्लिश को हमने इस क्वेश्चन में से रिमूव कर दिया है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश के लिए हम सवाल पूछ रहे हैं, और जिस एलिमेंट से सवाल पूछा जाएगा उसका डब्ल्यू एच वर्ड बना के लिखा जाएगा। अगर डब्ल्यू एच वर्ड बना के लिख दिया है तो फिर आपको दोबारा से उस एलिमेंट को नहीं लिखना है। आई बात समझ में। बाकी फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिख दो आप, जैसा डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर है वैसे। इस वर्ड से ही दो ऑब्जेक्ट थे, एक तो इंग्लिश वाला था, एक यू था। अब यू से बनाते हैं, होम। होम, होम से क्यों बनाया, क्योंकि जो यू वाला सब्जेक्ट है वो लिविंग था, ह्यूमन बीइंग है। होम इज, होम इज नहीं आएगा भाई, होम एम आई टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश। मैं किसे इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैं किसको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ओके, तो ये हमारे थे स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं इस टेंस का यूजेस। प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है उसके यूजेस। अब इसके ज्यादा यूजेस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना है हमें,
पढ़ना है इनको। फर्स्ट यूज है इसका भाई, देखिए, टू इंडिकेट एन पर्सनल प्रोग्राम इवेंट और इंटेंशन टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। पर्सनल प्रोग्राम, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने ऑफिशियल प्रोग्राम पढ़ा था, ऑफिशियल इवेंट पढ़ा था। अगर कोई ऑफिशियल व्यक्ति किसी फिक्स प्रोग्राम के लिए जा रहा है तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेकिन यहाँ पे अगर प्रोग्राम कैसा है, पर्सनल है, और वो फ्यूचर, नियर फ्यूचर में होने वाला है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे? एग्जांपल में और ज्यादा समझ में आएगा, देखिए। आवर स्कूल इज अरेंजिंग ए सेमिनार इन द नेक्स्ट वीक मंथ। ये हमारी जो स्कूल है वो अगले मंथ में, अगले सप्ताह, महीने में एक सेमिनार, सेमिनार का मतलब समारोह का आयोजन करने जा रही है। हुआ नहीं है अभी, करने जा रही है, प्लान है ये, स्कूल का पर्सनल प्लान है ये। किसी ने उसको फोर्स नहीं किया कि आप करो, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन स्कूल का खुद का प्रोग्राम है तो कहा जा रहा है इसमें। इसलिए इसमें क्या टेंस यूज हुआ? आवर स्कूल, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब देखिए इज आई है। अरेंजिंग, अरेंजिंग यानी व्यवस्था करना। ए सेमिनार ऑब्जेक्ट हो गया। इन द नेक्स्ट मंथ ये एडवर्बियल हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी, पूरा पोर्शन ये वर्ब का, और ये सब्जेक्ट हो गया, SVOA। अगला सेंटेंस देखिए, दे आर गोइंग टू सी ए मूवी टू नाइट। वो जा रहे हैं, ये दे तो क्या हो गया? सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग मेन वर्ब, टू सी ये भी है तो क्या? वर्ब भी, लेकिन नॉन फाइनाइट है। ए मूवी ऑब्जेक्ट है, और टुनाइट एडवर्बियल है। टुनाइट क्या है? एडवर्बियल। कि वो आज रात को एक मूवी देखने जाने वाले हैं, उनका पर्सनल प्रोग्राम है भैया। ये तो बात बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। पर्सनल प्रोग्राम को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है कि वो आज रात को एक मूवी देखने जाने वाले हैं। नेक्स्ट, आई एम थ्रोइंग ए पार्टी नेक्स्ट वीक। इस देखिए, वो फर्स्ट जो क्लास थी टेंस की उसको याद कीजिए, उसमें ऐसे बताया था कि ये वाली बात तो किसको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बता रही है, प्रेजेंट को बता रही है, प्रेजेंट टेंस को बता रही है। लेकिन ये नेक्स्ट वीक वाली बात क्या बता रही है? कि काम अभी हुआ नहीं है, न जारी है, न जारी है। क्या बताया जा रहा है? एक दूसरा यूज है इसका। हम क्या सोचते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में? कि वर्तमान में कोई काम चल रहा है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो या लॉन्ग ड्यूरेशन का, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन इसका एक ऐसा यूज भी है जो क्या बताता है? पर्सनल प्रोग्राम को बताता है, इंटेंशन को बताता है, जिसमें कोई भी काम है वो नियर फ्यूचर में होने वाला है। यहाँ पे थ्रोइंग का मतलब फेंकना नहीं है, थ्रो यानी फेंकना होता है, लेकिन फेंकना नहीं, यहाँ पे देना है, देना। कि मैं अगले सप्ताह एक पार्टी देने वाला हूं, दावत देने वाला हूं, ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम है। ये चेंज भी हो सकता है भाई, लेकिन जब ऐसे पर्सनल प्रोग्राम की बात को बताया जाता है तो क्या यूज किया जाता है? टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला, आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू कार। मेरा पर्सनल प्रोग्राम है, पर्सनल इंटेंशन है, ऐसा मेरा इरादा है कि मैं क्या करने वाला हूं? आज के दिन, धनतेरस के दिन क्या करने वाला हूं? एक नई कार खरीदने वाला हूं। खरीदी नहीं है लेकिन मैंने भी, खरीदने वाला हूं। ये इंटेंशन, इरादा है मेरा, प्रोग्राम है, पर्सनल प्रोग्राम है, वो भी नियर फ्यूचर का। अगला, वी आर गोइंग टू प्लांट 500 प्लांट्स इन द रेनी सीजन। कि आने वाले रेनी सीजन में हम क्या करने वाले हैं? 500 पौधे लगाने वाले हैं, लगाए नहीं, लगाने वाले हैं। ये पर्सनल प्रोग्राम है, चेंज भी हो सकता है। तो पहला यूज कैसा है इसका? ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो क्या नहीं हुए हैं अभी, न तो हो रहे हैं न हुए हैं अभी, केवल उनके होने का जो इंटेंशन है वो बताया जाता है, जो कब होंगे? फ्यूचर में। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस में किसको बता रहा है? फ्यूचर टाइम को बता रहा है। कौन से टाइम को? नियर फ्यूचर टाइम को। नेक्स्ट, अगला यूज, टू टेल अबाउट द वर्क विच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। ये वाला यूज आपको पता है, ये वाला यूज आपको पता है कि ऐसे एक्शन जो बोलते टाइम पे
एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अकरिंग हो रहे हैं, घट रहे हैं, वो हो रहे हैं उस टाइम पे, ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज किया जाता है। प्रिंसिपल सर इज सिटिंग इन द ऑफिस, प्रिंसिपल सर इज सिटिंग इन द ऑफिस, की प्रिंसिपल सर ऑफिस में बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बैडमिंटन आउटसाइड एट दिस टाइम, इस समय जो बच्चे हैं, छात्र हैं, वो बाहर ग्राउंड जो कोर्ट है उसमें बैडमिंटन खेल रहे हैं। उस टाइम पे ही हो रहा है, जिस टाइम पे ये बातें देखी जा रही हैं, बोली जा रही हैं, उसी टाइम पे। वी आर लर्निंग द यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसके यूजेज कैसे होते हैं, यूज कैसे कैसे होता है ये टेंस, इसके यूजेज पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं अभी। जिस समय हम ये बात बोल रहे हैं उस समय एक हमारा काम भी जारी है। इट इज रेनिंग आउटसाइड नाउ, अभी मान लो बारिश हो रही है, तब मैं ये सेंटेंस बोलूं, तब फिट चाहिए कि इस समय अभी बारिश हो रही है बाहर। लुक द सन इज राइजिंग, ये वाला सेंटेंस आप जरूर ध्यान रखना भाई, लुक और लिसन वाला। इनमें स्टार्टिंग में से मिलेगा लुक एंड लिसन, कि देखो, उसी समय काम जब हो रहा है ना, लुक देखो, द सन इज राइजिंग, सूरज उग रहा है। ये बात कब बोलोगे आप, जब उसको देख रहे हैं, वो एक्शन आपके सामने हो रहा है, घट रहा है, तभी तो बोलोगे। लिसन द ट्रेन इज कमिंग, सुनो, भाई ट्रेन आ रही है, दूर से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आ रही है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तब कह रहा है सुनो द ट्रेन इज कमिंग, कि ट्रेन है वो आ रही है। तो ये यूज समझ में आया। पहला यूज क्या था इसका, पर्सनल जो फ्यूचर प्लान है, इंटेंशन है, उनको बताने के लिए, और उसमें जो एक्शन है वो भी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन उसको बताने के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकंड इसका यूज है ऐसे एक्शंस को बताने के लिए जो प्रेजेंट टाइम में, बोलते टाइम, देखते टाइम क्या हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, घट रहे हैं वो। अब तीसरा यूज ऐसा है इसका, देखिए, एक्शन कंटिन्यू प्रेजेंटली, वर्क्स which are not continue at the time of speaking are ongoing in the present, कि ऐसे एक्शन जो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू तो हैं, चल तो रहे हैं, लेकिन वो बोलते टाइम क्या नहीं हो रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, बोलते टाइम चल नहीं रहे हैं। जैसे मैं कहूं, अभी मैं आपको ये सेंटेंस बोलूं कि आजकल हम दीपावली के लिए साफ सफाई कर रहे हैं, प्रेजेंटली वी आर क्लीनिंग अवर होम्स फॉर दीपावली, वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, दीपावली के लिए, दीपावली आने वाली है तो उसके लिए साफ सफाई कर रहे हैं। अब ये बात जरूरी नहीं है कि मैं जब ये बात बोल रहा हूं उस समय मैं सफाई कर रहा हूं, ये सबके लिए लागू हुआ, ये बात मेरे अकेले के लिए नहीं। हमारे राजस्थान है, इंडिया है, उस पूरे इंडिया में क्या होता है, जब दीपावली या कोई भी त्योहार आता है ना, उसकी तैयारियों के लिए क्या की जाती है, घरों में साफ सफाई की जाती है। तो वो काम हो सकता है मैंने पहले कर लिया, किसी और की चल रहा है, लेकिन इसको ग्रुप में बोला जाएगा, कलेक्टिव सेंस में बोला जाता है इसे, ठीक है। या मैं कहूं, यू आर एंजॉइंग दीपावली हॉलीडेज, अब ये जरूरी तो नहीं कोई एंजॉय मैं जिस टाइम पे बोल रहा हूं उसी टाइम पे कर रहा है एंजॉय, है कि नहीं। ऐसे एक्शंस को बताने के लिए कौन से टेंस का यूज किया जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। कैसे कैसे एक्शन होंगे, ऐसे एक्शन जो बोलते टाइम हो नहीं रहे, बोलते टाइम नहीं हो रहे लेकिन प्रेजेंट टाइम है उसमें हो रहे हैं। आई एम राइटिंग ए बायोग्राफी दीज डेज, मैं इन दिनों, दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों, मैं क्या लिख रहा हूं, एक बायोग्राफी लिख रहा हूं। बायोग्राफी यानी होती है जीवनी, जीवनी, जानते हैं कि नहीं भैया आप। एक होती है ऑटोबायोग्राफी, क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी। अंतर है दोनों में। ग्राफी, ग्राफी का मतलब, ये जो ग्राफी वर्ड है ना, ग्राफ, ये जो ग्राफ वर्ड है ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है लिखना, क्या होता है, लिखना। और ऑटो जो होता है, ऑटो, ऑटो का मतलब स्वयं होता है, स्वयं। और बायो का मतलब होता है जीव, जीव यानी किसी दूसरे की, ऑटो यानी स्वयं, बायो यानी दूसरा, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, ठीक है।
अब देखो दोबारा शेयर समझना इसका, ग्रेफ एनी हो गया, ऑटो एनी होता है स्वयं। इसका मतलब तो क्या होता है, आत्मकथा। आत्मकथा मतलब खुद के जीवन के बारे में, आपने अपने जीवन के बारे में कि जहां से लेके बचपन से या बचपन के बाद की जितनी भी आपकी यादें हैं, जहां से आपको याद है वहां से आपने अपने जो लाइफ है उसमें क्या क्या घटा, आपने कैसे स्ट्रगल किया, वो सारी बात आप खुद से किस में लिख दो, एक किताब में लिख दो। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि वो आपने खुद ने लिखी है ईमानदारी से। एक होती है बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है किसी फेमस व्यक्ति के बारे में, या आप किसी अपने फ्रेंड के बारे में क्या कर दो, उसके पूरे जीवन के बारे में लिख दो कि वो ऐसा था, वो ऐसे जाता था, उसके बारे में। किसी दूसरे राइटर के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में जो लिखी जाती है उसको बोला जाता है बायोग्राफी। हिंदी में बोलते हैं इसको जीवनी। क्या बोलते हैं, जीवनी। और कोई व्यक्ति खुद अपने जीवन के बारे में क्या लिख दे, कोई बुक अपने जीवन के बारे में, उसको कहते हैं आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। तो अब देखो, ये काम मिनटों में तो होगा नहीं भी। आपने जिस दिन से लिखना शुरू किया और जिस दिन उसको खत्म करेंगे तब तक तो ये काम कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा ना। अब हो सकता है कि आप मान लो बाजार में गए और किसी व्यक्ति ने आपसे पूछ लिया कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, आप कहो कि आजकल मैं क्या कर रहा हूं, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी लिख रहा हूं, ऐसे बोल दो आपकी सचिन तेंदुलकर। लेकिन आपने जब वो बात बोली उस समय तो नहीं लिख रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो आपका, जो आपने वो एक्शन बताया वो आपका जारी है। ये वाले एक्शन है। ऐसे एक्शन को बताने के लिए भी कौन से टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कि मैं आजकल क्या लिख रहा हूं, बायोग्राफी लिख रहा हूं। स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड दीज डेज। जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो आजकल कठिन मेहनत कर रहे हैं। आई एम अटेंडिंग योगा क्लासेस नाउ डेज। हाल ही में मैं क्या कर रहा हूं, योगा क्लासेस अटेंड कर रहा हूं, योगा क्लासेस मैं ले रहा हूं। आई एम टाइपिंग नोट्स फॉर यू दिस डेज। आपके लिए मैं ये पीपीटी बना रहा हूं भी, इन दिनों में आपके लिए पीपीटी बना रहा हूं, खुद ही बनानी पड़ती है भाई। तो जब अब मैं बोल रहा हूं आपको, अब तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में एक कॉर्नर में ये काम जारी है मेरा। स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड एट प्रेजेंट। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे एक्शन जो बोलते टाइम पे नहीं हो रहे हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो जारी हैं, उनको बताने के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट यूज देखते हैं, चलिए। अब देखिए, व्हेन फॉलोइंग वर्ब्स इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन, कि नीचे दी गई ये गेट है, बिकम है, ग्रो है, टेक है, टर्न है, ये वाली वर्ब प्रेजेंट टाइम की जो स्टेट है, स्टेट यानी स्थिति, ये सिचुएशन है, अवस्था है, उसमें क्या बताएं, चेंज को शो करें, चेंज को शो करे, तब भी क्या यूज किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी इसमें भी एक्शन क्या होगा, एक्शन थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा। एक्शन किस में होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, कंटिन्यूटी दिखेगी उसमें। देखिए, इट इज गेटिंग कोल्ड, कि सर्दी बढ़ रही है। अब एकदम से तो सर्दी बढ़ेगी नहीं भी कि आपने बटन दबा दिया और सर्दी बढ़ गई, सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी, हवा चलेगी, फिर है ना, हवा चलेगी, धीरे 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 चलती रहेगी, आपको फील होने लगी, तब अब आपको लगेगा कि सर्दी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। सो स्वेटर शुड बी वोर्न, कि सर्दी बढ़ रही है, सर्दी गेट वाली वर्ब यूज हुई है, देखो इसमें, इट इज गेटिंग कोल्ड, सर्दी बढ़ रही है, सो a sweater should be worn, इसलिए एक स्वेटर पहन लेना चाहिए। द ग्रैंड मदर इज गेटिंग ओल्ड एंड नीड मोर केयर। जो दादी माँ है वो क्या हो रही है, और ज्यादा बूढ़ी होती जा रही है, हो रही है। अब वो आपको दिख तो रही नहीं है भाई, आपके सामने बैठी हैं तो सामने ही थोड़ी चेंज हो रही है, वो नहीं हो रही है, सामने चेंज नहीं हो रही है, लेकिन वो धीरे 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 उनकी एज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उनकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो और ज्यादा बूढ़ी होती जा रही है, और उनको ज्यादा केयर की जरूरत है। द वॉटर इज स्लोली बिकमिंग आइस। पानी है वो धीरे धीरे क्या बन रहा है, बर्फ बन रहा है। अब बर्फ बनते देखा अपने पानी को, देखा नहीं है, लेकिन ये वर्ब क्या करती है, स्टेट को चेंज, पहले उसकी स्टेट क्या थी, पानी थी, और वो क्या बन गई, स्टेट आइस बन गई। अब पानी, ये मान लो पानी बह रहा है, इसके पास में बैठ जाओ आप इसको देखने के लिए कि कैसे चेंज होता है बर्फ,
पता ही नहीं चलेगा कब चेंज हो गया, कैसे हो गया, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए अलग से पॉइंट डाला ये कि ये वाली जो वर्ब है किसी सिचुएशन को, किसी स्टेट को क्या शो करें, चेंज शो करें, उनके लिए यूज किया जाता है ऐसा। नेक्स्ट, द आइस इज स्लोली टर्निंग इनटू वाटर। यहाँ पे क्या आएगा, वाटर लिखोगे आप, इस आइस को काट के क्या लिखना है, इनटू वाटर। पानी बर्फ में चेंज होगा, उसमें भी स्टेट चेंज होगी, और बर्फ पानी में चेंज होगी, उसमें भी क्या होगी, स्टेट चेंज होगी। टर्न, ये बिकमिंग यानी बनना, और इसमें टर्न यानी बदलना। ठीक है, इस सेंटेंस के आगे आप ये टर्निंग आइस है ना, इस आइस की जगह इनटू वाटर लिख देना। ओके, द रिच आर ग्रोइंग रिचर एंड द पुअर आर ग्रोइंग पुअर। अब जो अमीर आदमी है वो और अमीर होते जा रहे हैं। ग्रो वाली वर्ब भी क्या शो करती है, स्टेट चेंज करती है, चेंज ऑफ स्टेट और सिचुएशन चेंज शो करती है। देखिए, जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन जब ये चेंज हो रहे हैं तब दिखते नहीं है आपको, दिखाई नहीं देते आंखों से, लेकिन वो स्टेट क्या हो रही है, इन वर्ब्स के द्वारा शो की जा रही है। ओके, नेक्स्ट, टू शो द ऑब्स्टिनेट हैबिट ऑफ प्रेजेंट टाइम। ऑब्स्टिनेट यानी क्या होता है भाई, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट यानी होते जिद्दीपन, जिद्दीपन। जिद्दीपन वाली कोई भी प्रेजेंट टाइम की क्या होगी, हैबिट, आदत। जिद्दीपने की कोई भी क्या होगी, हैबिट, प्रेजेंट टाइम की, उसको शो करने के लिए भी क्या किया जाएगा, इस टेंस का यूज किया जाएगा। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो टेंस है इसमें क्या होता है, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, कंटिन्यूअली, एडवर्ब्स होती हैं, ऐसे यूज होती है। जैसा किसमें आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेयर एंड देयर के सेंटेंस से, हेयर एंड देयर के, हेयर कम्स द बस, देयर गोज माय ब्रदर, हेयर एंड देयर वाले, वो वाले सेंटेंस इनमें ये हेयर एंड देयर एडवर्ब फिक्स थी। वैसे ये जो ऑब्स्टिनेट हैबिट वाले जो सेंटेंसेस हैं, इनमें भी ये एडवर्ब्स क्या हैं, फिक्स हैं। ऑलवेज है, कॉन्स्टेंटली है, रेगुलरली है, कंटिन्यूअली है। यूज इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में ये जो एडवर्ब्स हैं ये यूज होती हैं। इरिटेट द लिसनर, और इनमें क्या किया जाता है, जो सुनने वाला होता है उसको इरिटेट पोजीशन में दिखाया जाता है, चिड़चिड़ी अवस्था में। कैसे, हरी इज ऑलवेज बोरोइंग मनी, कि हरी हमेशा पैसे मांगता रहता है, ऑलवेज आ गई, और ये इज और ये बोरोइंग, बोरोइंग यानी होता है उधार लेना, मनी यानी होता है पैसा, कि हरी हमेशा क्या करता रहता है, पैसे उधार लेता रहता है। तो जिसको भी वो कहता है, यानी जो भी उसको सुनता है, वो कैसी सिचुएशन में आता है, फिर इरिटेट वाले सिचुएशन में। राम्स आंट इज कॉन्स्टेंटली साउटिंग एट हिज अंकल, राम की जो आंटी है वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार उसके चाचा को डांटती रहती है, साउटिंग, उस पर चिल्लाती रहती है। तो अब उस पर चिल्लाएगी, राम की आंटी मान लो राम के अंकल पे चिल्लाएगी, तो राम का अंकल क्या करेगा, अच्छा फील करेगा या इरिटेट होगा, इरिटेट होगा, यही बात बताई जा रही है। आपसे कोई हर दिन डेली पैसे मांगे, आप क्या होगे, परेशान होगे, यानी ये क्या है, ऑब्स्टिनेट हैबिट है, और ये आपको परेशान करेगी। ठीक है, ये थे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस, क्या थे ये, यूजेस, और ये पूरे हो गए। अब आगे कुछ लिस्ट दी जा रही है अभी स्टेटिव वर्ब्स की। कौन सी वर्ब्स है ये, स्टेटिव्स। स्टेटिव वर्ब का मीन है कि ये जो वर्ब है इनका जो प्राइमरी सेंस है, सी का मतलब देखना होता है, हियर का मतलब सुनना होता है, टेस्ट का मतलब स्वाद चखना होता है, स्मेल यानी सूंघना होता है, और सब बहुत सारी वर्ब हैं। ये अगर इनके प्राइमरी सेंस में यूज होंगी ना, तो क्या होगा फिर, ये आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होंगी, मेन वर्ब के रूप में ये यूज होंगी, लेकिन आईएनजी में यूज नहीं होंगी। आईएनजी में यूज नहीं होंगी तो फिर क्या किया जाएगा, इनको क्या किया जाएगा भाई, इनसे पहले वाला जो टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले वाला कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, उनमें लिखा जाएगा। जैसे देखिए कैसे लिखेंगे, सी वर्ब थी, कहा जा रहा है ये जो लिस्ट में है ना, ये वर्ब
सी है, सी का सीइंग नहीं बनेगा प्राइमरी सेंस में। सी का मतलब देखना होता है, देखना। प्राइमरी सेंस में मीनिंग क्या होता है इसका? देखना होता है। तो इस देखने वाले वर्ब मीनिंग को अगर हम आईएनजी में यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम, मैं फिल्म देख रहा हूं। फिल्म को नहीं, ऐसे मानो आई एम सीइंग ए स्नेक, ऐसे मान लो आई एम सीइंग ए स्नेक। स्नेक ऐसा लिखोगे तो आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सी वाली वर्ब आपकी लिस्ट में थी और इसके लिए आपने क्या यूज कर दिया? इसका आईएनजी फॉर्म। ये आईएनजी फॉर्म में यूज ही नहीं होती है। तब क्या होगी? ये हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगी और ये आईएनजी भी हट जाएगी। सीधा ही यूज होगा फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर होगा तो इस सी में एस एस लगा देंगे, अगर प्लूरल है तो सीधा ही सी यूज कर लेंगे। लेकिन किस में यूज नहीं करेंगे इसको? आईएनजी फॉर्म में। अब देखिए, एक सेकेंडरी सेंस में ये जो सी है ना, इसका मीनिंग मिलना भी होता है भाई। क्या होता है? मिलना। सी का एक मतलब तो क्या होता है? देखना, जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता। एक होता है मिलना, एक क्या होता है? मिलना। इस सेंस में ये आईएनजी फॉर्म में यूज हो सकता है। जैसे आई एम सीइंग माई फ्रेंड एट हॉस्पिटल। कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूं। ये मिल रहा हूं, हॉस्पिटल में मैं मिल रहा हूं, ऐसा यूज कर सकते हैं। लेकिन देखने वाले सेंस में इसको यूज नहीं कर सकते। अब जो हमारी वो लिस्ट है उसमें अलग अलग टाइप दिए हुए हैं इन वर्ब्स के। देखिए कौन कौन से हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है बोध, बोध से संबंधित। बोध यानी किसी चीज का आभास होना, पता लगना, वो वाले। इसमें कौन कौन सी वर्ब्स हैं देखिए। सी, सी है, हियर है, टेस्ट है, स्मेल है। वर्ब ऑफ चॉइस और इमोशन की हो गई ये तो। दूसरी देखिए लव। लव को भी लविंग में नहीं यूज कर सकते हम। लव है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है, वोंट है, विश है, डिजायर है, एडमायर है, प्रीफर है, डिटेस्ट है, नीड है। डिटेस्ट यानी होता है घृणा करना, हेट करना। प्रीफर यानी होता है प्राथमिकता देना। एडमायर यानी होता है प्रशंसा करना। डिजायर यानी क्या होता है? इच्छा करना। विश यानी भी इच्छा करना। वोंट यानी चाहना। डिसलाइक यानी नापसंद। लाइक यानी पसंद करना। हेट यानी घृणा करना। लव यानी प्रेम प्यार करना। नीड यानी आवश्यकता होना। रिक्वायर यानी भी आवश्यकता होना। एग्री यानी सहमत होना। डिसएग्री यानी असहमत होना। एडमिट यानी स्वीकार करना। अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना। होप यानी उम्मीद करना। एक्सपेक्ट यानी भी उम्मीद करना। प्रोमिस यानी वादा करना। रिस्पेक्ट यानी सम्मान करना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। ये कैसी वर्ब्स थी? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। और इसमें भी जो देखने सुनने वाली, टेस्ट करने वाली जो वर्ब हैं ये पहली लाइन में लिखी है। ये सारी वर्ब जो यहाँ लिख रखी हैं ये किस में नहीं यूज होती हैं? आईएनजी में। जो जो मीनिंग मैंने इनका ये बोला है ना, अगर इस सेंस में है ये, तो ये किस में यूज नहीं होंगी? आईएनजी में। फिर इनको या तो बेस फॉर्म में लिखेंगे या बेस फॉर्म के साथ एस और ईएस में, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। ओके, नेक्स्ट वर्ब्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन यानी होता अधिकार। अधिकार, किसी चीज पे आपको अपना अधिकार दर्शाना है, कोई चीज आपके पास में है ये बताना है, तब ये वर्ब्स यूज की जाती हैं। और अगर जो मैं इनका मीनिंग बोल रहा हूं वो मीनिंग है तो ये किस में यूज नहीं होंगी? कंटिन्यूस में नहीं होंगी। अब देखिए, हैव का मतलब होता है पास में होना। बी यानी होना। ओन यानी स्वामित्व होना। पजेस यानी अधिकार होना। बिलोंग यानी किसी से संबंधित होना। इंडिकेट यानी होता है संकेतित करना। कंटेन यानी शामिल होना।
कंसिस्ट और कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज से मिलके बना होना। अगर इनका ये मीनिंग आ रहा है तो ये किस में यूज नहीं होंगी, आईएनजी में यूज नहीं होंगी। इनको भी फिर किस में, या तो बेस फॉर्म में या बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस में यानी प्रेजेंट सिंपल में यूज करना होगा, कंटिन्यूअस से पहले वाले टेंस में। वर्ब ऑफ कोग्निशन, कोग्निशन का मतलब होता है संज्ञान। संज्ञान, संज्ञान मतलब कोई चीज पता लगना, आभास होना, समझना, सोचना, पहचान करना, ऐसे ये होता है संज्ञान। इसमें जो वर्ब है, जो मैं मीनिंग बोलूंगा वो है अगर सेंटेंस में, तो ये किस में यूज नहीं होंगी, कंटिन्यूअस में। नो का मतलब होता है जानना, अंडरस्टैंड यानी समझना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, थिंक यानी सोचना, मीन यानी होता है मतलब होना, माइंड यानी, माइंड मतलब ऐसे परेशान होना, दिक्कत होना, कंसिडर यानी भी सोचना, विचारना, इमेजिन यानी कल्पना करना, सपोज यानी भी कल्पना करना, गैस गैस यानी अनुमान लगाना, डाउट यानी होता है शक करना, इम्प्रेस यानी आकर्षित करना, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना, रिकलेक्ट यानी दोबारा से याद करना, रिकॉल यानी भी दोबारा याद करना, रिमेंबर यानी याद करना, फॉरगेट यानी भूलना, रियलाइज यानी महसूस करना, नोटिस यानी ध्यान देना, ट्रस्ट यानी विश्वास करना, और सी और गेट, सी और गेट, यहाँ पे जो सी और गेट है इन दोनों का मतलब है अंडरस्टैंड, समझना। देखो सी, सी जो मीनिंग है, गेट वाला, गेट वाली जो मीनिंग थी अभी हमने पढ़ी थी, जो क्या शो करेगी, ये रही गेट वाली मीनिंग, क्या शो करेगी, प्रेजेंट स्टेट ऑफ और सिचुएशन है उसमें चेंज शो करेगी। लेकिन यहाँ पे ये किस सेंस में आएगी, किस सेंस में आएगी, अंडरस्टैंड वाले सेंस में। यहाँ पे गेट और सी होगा ना अगर सेंटेंस में, उसका एक मीनिंग समझना भी होता है। आई कैन सी, आई कैन सी, मैं समझ सकता हूं, ऐसा। अगर ये मीनिंग हुआ तो ये किस में यूज नहीं होंगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होंगी। नेक्स्ट, वर्ब ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब आभास से संबंधित है ये। अपीयर यानी प्रकट होना, सेम यानी दिखना, लुक यानी भी दिखना, रिजेंबल यानी किसी के समान होना, ये वर्ब भी किस में यूज नहीं होंगी, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होंगी। अब कुछ और भी वर्ब है, इक्वल, इक्वल यानी होता है समान होना, लेक यानी होता है कमी होना, साउंड यानी प्रतीत होना, वे यानी वजन होना, मेजर यानी माप होना, कॉस्ट यानी कीमत होना, फिट यानी जचना, डिजर्व यानी लायक होना। अगर ये वाली वर्ब इसी सेंस में यूज हो रही हैं तो ये किस में नहीं आएंगी, आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगी। फिर किस में लिखा जाएगा इनको, या तो बेस फॉर्म से लिखो आप, या फिर बेस फॉर्म के साथ ऐसे यस लगाओ। अगर जो जो सेंस मैंने बताई है ये उसमें यूज हो रही हैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी में इनको नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इनके अलावा कोई दूसरा मीनिंग होगा तो हम किसमें यूज कर सकते हैं इनको, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। तो इन दिस वे हमारा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो स्ट्रक्चर और इसका जो यूजेस है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को देखने के बाद में क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपके फ्रेंड हैं जिनको नहीं पता है उनके साथ में चैनल को शेयर भी करेंगे ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।